गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। अपन पढ़ रहे हैं विश्व परिवहन एवं संचार। विश्व परिवहन एवं संचार के अंदर अपना पहला पार्ट चल रहा है परिवहन, और परिवहन में स्थल परिवहन और जल परिवहन अपना कंप्लीट हो गया पीछे की कक्षाओं में। आज अपना है वायु परिवहन। वायु परिवहन की बात करें तो यह विश्व के अंदर नवीन अर्थात नया परिवहन माध्यम है, जिसकी शुरुआत भारत में 1911 में हुई थी। कब हुई थी? 1911 के अंदर इलाहाबाद से नैनी उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पर? इलाहाबाद से नैनी उत्तर प्रदेश में 10 किलोमीटर डाक सेवा के रूप में चल रही थी सबसे पहले। और विश्व स्तर पर बात करें तो इसका विकास वो हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1919 के मध्य। और उसके बाद आपका वायु परिवहन है वो तीव्र गति से विकास की ओर आगे बढ़ा। इसको वर्तमान में देखा जाए तो ज़्यादा समय नहीं, केवल पीछे के 100 वर्षों का इसका विकास इतिहास है। इसका राष्ट्रीयकरण अर्थात वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण है 1953 में किया गया। कब किया गया? 1953 में। और अपन बात करें कि विश्व में ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर जाना कठिन होता है, अर्थात दुर्गम स्थान है, वहाँ पर पहुँचना थोड़ा कठिन है। तो वहाँ पर पहुँचने के लिए वायु परिवहन सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है, तथा विश्व के किसी भी कोने पर पहुँच सकते हैं। और तीव्र गति से पहुँचाने का माध्यम कौन सा है? वायु परिवहन। और विद्यार्थियों याद रहें, विकसित राष्ट्र आपके उत्तरी अमेरिका, यूरोप महाद्वीप जो हैं उनमें सबसे अधिक इसका उपयोग किया जाता है। अब आपके जो वायु मार्गों के प्रकार हैं उनको मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में, जिसमें से नंबर 1 है अंतर महाद्वीपीय ग्लोबीय वायु मार्ग। ग्लोबीय अर्थात संपूर्ण पृथ्वी पर जाने वाले ऐसे वायु मार्ग जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को जोड़ते हैं। ऐसे वायु मार्ग जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को जोड़ते हैं वो किस में आते हैं? अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग में आते हैं। ठीक है। साथ ही उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा इसका विकास है। उत्तरी गोलार्ध के अंदर इसकी सुस्पष्ट एक पट्टी के रूप में अपन कह सकते हैं जो पूर्व से पश्चिम के रूप में विकसित है, क्योंकि अपन को पता है सबसे ज्यादा विकास उत्तरी अमेरिका के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका है। वो अकेला संपूर्ण जो वायु परिवहन है उसका 60% उपयोग करता है। तो सबसे ज्यादा विकास उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में अपन बात करें किन किन महाद्वीपों के बीच में, तो आपका यूरोप महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उनके बीच में अधिक है, क्योंकि ये दोनों ही महाद्वीपों को जो देश हैं वो विकसित हैं, उनके मध्य अधिक गमन होता है। उसके बाद अपन बात करें कि कौन कौन से हैं, तो महाद्वीपीय वायु मार्ग। महाद्वीपीय वायु मार्ग कौन से हो गए? एक महाद्वीप के अंदर होने वाले जो वायु मार्ग होते हैं वो किस में आते हैं? महाद्वीपीय वायु मार्ग में आते हैं। उसके जैसे उदाहरण के लिए अपन चर्चा कर सकते हैं कि दिल्ली है, दिल्ली अपने भारत के अंदर, उसके बाद वहाँ से कोलकाता है, हांगकांग है, टोक्यो है, एक महाद्वीप के अंदर ही। और महाद्वीप के अंदर होते हैं अपने देश, उन देशों को जोड़ता है, तो वो किस में आ गए? महाद्वीपीय वायु मार्ग में। उसके बाद राष्ट्रीय वायु मार्ग, देश के अंदर किसी भी देश के अंदर दूरी की यात्राओं को तय करने का जो वायु मार्ग होता है वो कौन सा होता है? राष्ट्रीय वायु मार्ग। अर्थात देश की सीमाओं के अंदर जो वायु परिवहन सेवा होती है वो कौन सी होगी? राष्ट्रीय वायु मार्ग। जैसे उदाहरण के लिए अपन बहुत सारे देशों के बारे में कर सकते हैं। जैसे सबसे विकास की बात करें तो न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को को जोड़ने वाले हैं, भारत के अंदर दिल्ली, कोलकाता उनको आपस में जोड़ने वाले हैं, वो किस में आ जाएंगे? राष्ट्रीय राजमार्ग में आ जाएंगे। उसके बाद है प्रादेशिक की बात करें विद्यार्थियों तो राष्ट्र के अंदर छोटी इकाई है उससे संबंधित है। किसी प्रदेश के अंदर छोटी छोटी यात्राओं को भी समय की बचत के लिए वायुयान द्वारा किया जाता है। अर्थात देश के अंदर ही जो प्रदेश के अंदर है छोटी छोटी दूरियों को भी समय को बचाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। फिर स्थानीय की बात करें तो स्थानीय वायुयान कौन से होते हैं विद्यार्थियों? स्थानीय वायुयान यात्राएं प्राय हेलीकॉप्टर द्वारा की जाती है। छोटी छोटी दूरियां और वो लगभग निजी क्षेत्रों में भी आती है और सरकारी में भी आती है। छोटी छोटी दूरियों किसके द्वारा? हेलीकॉप्टरों के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट आपके सैनिक युद्ध कूटनीतिक तथा राजनीतिक महत्व के भी वायु मार्ग होते हैं, उनका प्रयोग
देश के विकास के लिए किया जाता है, देश की सुरक्षा के लिए किया जाता है, वो इसके अंतर्गत आता है। फिर है आपका पवन हंस। पवन हंस की बात करें तो विद्यार्थियों ये महत्वपूर्ण होता है। ये एक आपके निजी विमान कंपनी है, निजी विमान कंपनी है जो क्या करती है, आपके हेलीकॉप्टरों द्वारा समुद्र अपतटीय क्षेत्र, जो तटीय किनारा है वो क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र जहाँ पर जाना थोड़ा कठिन होता है, तथा पेट्रोलियम और कोयले के जो खनन क्षेत्र हैं वहाँ तक सेवा उपलब्ध कराने का काम कौन सी कंपनी करती है, पवन हंस हेलीकॉप्टर करती है। तो आपको पूछ सकता है इसमें ट्यूशन की पवन हंस हेलीकॉप्टर का महत्व बताइए, तो आपके तटीय क्षेत्र है, अपतटीय क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, ठीक है, कोयला क्षेत्र है, पेट्रोलियम खनन क्षेत्र है, उन तक की सेवा उपलब्ध कराने का काम कौन सा करता है, पवन हंस हेलीकॉप्टर, जो ये क्या है, एक निजी विमान कंपनी है। क्या है, निजी विमान कंपनी। अब विद्यार्थियों पर बात करें कि संपूर्ण पृथ्वी पर मुख्य हवाई पतन कौन कौन से होते हैं। हवाई पतन तो होते ही होते हैं, अर्थात जहाँ पर आपके वायुयान हैं आसानी से उतर सकें और वहाँ से अपनी उड़ानें भर सकें, वो किस में आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। अब न्यूयॉर्क है, सैन फ्रांसिस्को है, अर्थात समस्त देश है उनकी राजधानी इसके अंतर्गत आती है। साथ ही मुख्य मुख्य नगर भी होते हैं, उनके अंतर्गत भी आते हैं। जैसे अपन अपने भारत की बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली होगी, दिल्ली के अलावा चेन्नई है, मुंबई है, कोलकाता है, ये मुख्य नगर है और ये क्या है, अपने हवाई पतन है, हवाई अड्डे हैं। इसी प्रकार अपन उत्तरी अमेरिका में बात करें, न्यूयॉर्क है, सैन फ्रांसिस्को है, वो इसमें आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे हैं, लंदन, मॉस्को, बीजिंग, ठीक है, वो कराची है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। ये क्या है, आपके मुख्य हवाई पतन। लेकिन विद्यार्थियों को अपन इसकी चर्चा करें कि वायु परिवहन जो होता है इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। वायु परिवहन एक दूरगामी साधन है, अर्थात तीव्र गति से चलने वाला साधन होता है। क्या होता है, अगर आपको विश्व के किसी भी कोने पर जाना है, समय की बचत करनी है और वहां तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छा माध्यम किसको माना गया है, वो है आपका वायु परिवहन। मार्ग निर्माण की आवश्यकता नहीं होती, आपको इसके अंदर क्या करना पड़ता है, एयरपोर्ट बनाने की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना तो मार्ग बनाने की आवश्यकता नहीं है। अपन ने रेल परिवहन, सड़क परिवहन में चर्चा की कि उनमें मार्ग बनाने पड़ते हैं, लेकिन इसमें तो कोई मार्ग बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको याद इतना तो ध्यान रखना ही है कि जो आपके वायुयान होते हैं वो भी अपनी एक दिशा में ही होते हैं, अर्थात उनके भी मार्ग निश्चित होते हैं जिधर से वो गमन करते हैं। नेक्स्ट है कि समय की बचत बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको सड़क, जल और रेल परिवहन के माध्यम से स्थान दूरी तय करते हैं और उसकी अपेक्षा अपन वायु परिवहन में जाएंगे तो समय की बहुत ज़्यादा बचत होती है, क्योंकि वो धीमी गति से चलते हैं और ये तीव्र गति से यात्रा कर जाते हैं। तो वैश्वीकरण को बढ़ावा, अर्थात विश्व का एकीकरण। विश्व का ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर जाना संभव नहीं है, तो वहाँ तक आसानी से पहुँचने के लिए वायु परिवहन ही अपना है, अर्थात विश्व को एक घर की भांति बना दिया है। कुछ ही समय में अपन विश्व के किसी भी कोने में जा सकते हैं, तो वो किसके माध्यम से हुआ, वायु परिवहन के माध्यम से। लेकिन विद्यार्थियों इसकी भी कुछ कमियां होती है, तो कौन कौन सी कमियां, वो देखिए। वायु परिवहन की कमियों की बात करें तो हर आदमी की पहुंच से दूर होता है। विकसित राष्ट्र ही अधिक प्रयोग कर रहे हैं, जैसे अफ्रीका महाद्वीप में इसका उपयोग कम है। क्यों, लगभग अविकसित देशों की श्रेणी में इसमें ज़्यादा मिलेंगे अपन को, तो वहाँ पर इसका उपयोग कम है। तो अपन अपने ही देश के अंदर बात करें तो आम आदमी की पहुंच से दूर होता है, प्रत्येक व्यक्ति इसके द्वारा यात्रा नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या होता है, ज़्यादा खर्चीला होता है, महंगा होता है। साथ ही दुर्घटनाएं अधिक घटित होती है। अपन को पता है मौसम अगर खराब है तो आप उड़ानें रद्द कर दी जाती हैं, क्योंकि मौसम खराब होगा तो दुर्घटनाएं घटित होने के चांस ज़्यादा है। तीव्र गति से अगर वायु हवाएं चलती है तो भी दुर्घटना घटित होने के चांस रहते हैं। तो अगर बाय द वे छोटी मोटी टेक्निकल मिस्टेक भी होगी तो भी घटनाएं अधिक होने का चांस रहता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, दुर्घटनाएं अधिक होने की, घटित होने की चांस रहते हैं। इसी प्रकार भारी पदार्थों का परिवहन नहीं किया जा सकता। अपन को पता है सड़क परिवहन, रेल परिवहन है, उनके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब अपन जाते हैं तो भारी सामानों को भी ले जा सकते हैं। लेकिन आपने इतना नोट किया होगा, जब अपन हवाई यात्रा से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो निश्चित मात्रा में ही अपन अपने साथ में सामान ले जा सकते हैं, वजन ज़्यादा नहीं ले जा सकते। क्यों, क्योंकि अपन को इसके अंदर पाबंदी होती है, अधिक वो वजन सहन नहीं कर सकता, हवा के अंदर ज़्यादा वजन नहीं ले सकता। इसी प्रकार परिवहन व्यय
अर्थात अपन जब इसके द्वारा यात्रा करते हैं तो खर्चा अधिक आता है। ये इसका क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग होता है।